Welcome, students. This is going to be the first chapter of Unit 3, which is money. अब हम इकोनॉमिक्स स्टडी करने जा रहे हैं चैप्टर 1 के थ्रू, और इस पूरी यूनिट में, यूनिट 3 में मनी के फंक्शंस, टाइप्स ऑफ मनी, क्लासिफिकेशन ऑफ मनी, कॉइनेज, मेटालिक मनी, इन सब के बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे. सो द फर्स्ट टॉपिक इज मनी, कि किस तरह से मनी काम करती है, उसका क्या मीनिंग है, व्हाई डू वी नीड मनी, और उसके क्या डिफरेंट टाइप्स होते हैं, ये हम समझने की कोशिश आज इस चैप्टर के थ्रू करने की कोशिश करेंगे. ओके, सो व्हाट इज मनी? मनी इज एनीथिंग दैट is regularly used in economic transactions and serves as a medium of exchange, a unit of account and a store of value. Money वो सब चीज है जो रेगुलरली एक इकोनॉमी के अंदर ट्रांजैक्शंस के लिए इस्तेमाल करते हो, इंडिविजुअल्स या ऑर्गेनाइजेशंस रेगुलरली यूज करते हो. दूसरा, मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह ये कॉमनली काम करता हो. हर कोई ऑर्गेनाइजेशन या आदमी ट्रांजैक्शन या एक्सचेंज के लिए एक मीडियम जो है वो मनी का यूज करता हो. आपको कुछ सामान चाहिए, मार्केट आप जाते हैं, आप रुपए देते हैं, उसके बदले में आपको सामान मिलता है. दिस इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज, राइट? सो द मीडियम ऑफ दैट एक्सचेंज इज मनी. ए यूनिट ऑफ अकाउंट, एक यूनिट की तरह से ये अकाउंट में काम करता है. थर्ड, अ स्टोर ऑफ वैल्यू. हमेशा जो मनी है उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू है जो आप स्टोर करके रखते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल, 1 रुपए का नोट है, उसकी वैल्यू है कि वो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस अप टू ₹1 कर सकता है. 10 रुपए का नोट है, 10 रुपए का सिक्का है, उसकी इकोनॉमिक वैल्यू है कि वो 10 रुपए तक का सेटिस्फैक्शन, 10 रुपए तक की यूजफुलनेस आपके लिए खरीद सकता है. सो इट हैज स्टोर ऑफ वैल्यू. तो ये 3 ट्रांजैक्शन के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसको जो फुलफिल करता है उसको मनी कहते हैं. मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यूनिट ऑफ अकाउंट एंड स्टोर ऑफ वैल्यू. इन 3 चीजों को जो कंप्लीट करता है और रेगुलरली इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस में इस्तेमाल किया जाता है, उसको आप मनी कहते हैं. नाउ इन द प्रीवियस सेमेस्टर वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल व्हाट इज द ओरिजिन, हिस्ट्री एंड इवोल्यूशन ऑफ मनी. लेकिन उसको स्लाइटली मैं रिवाइज कर देता हूं इस सेमेस्टर में, ताकि हम लोगों को ये पोर्शन ठीक से और समझ में आए. लास्ट टाइम हमने जब बार्टर सिस्टम डिस्कस किया था और बार्टर सिस्टम के साथ उसके कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस किए थे, फिर उसकी शॉर्टकमिंग्स, उसकी प्रॉब्लम्स डिस्कस की थी, तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि मनी वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है जिसने कॉमनली बार्टर सिस्टम की प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व किया है, बार्टर सिस्टम के चैलेंजेस को रिजॉल्व किया है. तो कैसे रिजॉल्व किया है? इनिशियली जब मनी डिस्कवर हुआ एज अ कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज, तो कमोडिटीज को मनी माना जाता था. कमोडिटीज का मतलब होता है वस्तुएं, पदार्थ, राइट, ऑब्जेक्ट्स. तो अलग अलग तरीके के ऑब्जेक्ट्स को या किसी एक स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट को मनी मान लिया गया, और उसके बदले में बाकी लोगों को सामान, सर्विसेज मिलने लगी. थोड़े टाइम के बाद मेटल्स का यूज किया जाने लगा एज मनी. मेटल्स को शेप दिया गया, मेटल्स को कार्व किया गया अलग अलग तरीकों से. कुछ जगहों पे प्रेशियस मेटल्स यूज हुए, कुछ जगहों पे लेस प्रेशियस मेटल्स, यानी जो महंगे धातुएं होती हैं उनका इस्तेमाल किया गया, उनको गोल चौकोर अलग अलग शेप्स में बनाया गया और उसका इस्तेमाल किया गया. देन कम्स द मॉडर्न एज, और या मॉडर्न एज से थोड़ा सा पहले का वक्त, जब पेपर मनी हमारे सामने आ गई और कागज पे, बेटर क्वालिटी के पेपर पे नोट छपने लगे अलग अलग कंट्रीज में थ्रू दी हेल्प ऑफ सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम. जैसे हिंदुस्तान में सेंट्रल बैंक जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उसकी मदद से पेपर करेंसी प्रिंट होने लगी. उसके बाद एक और मॉडर्न एज के अंदर, एक जो आप कह सकते हैं न्यू मॉडर्न एज या एक नेक्स्ट जनरेशन ऑफ मॉडर्न एज आया, दैट इज क्रेडिट मनी. जैसे आप लोगों को क्रेडिट कार्ड मिलता है, जैसे आप लोगों को लोन मिलता है, उसी तरीके को आप क्रेडिट मनी बोलते हैं. कि आपका अपना पैसा नहीं है, किसी और का पैसा है, लेकिन आप लेकर के अपने पास रख सकते हो फॉर द परचेज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज. फॉर सम टाइम दैट क्रेडिट मनी इज सर्विस फॉर यू, एंड आफ्टर सम टाइम यू हैव टू रिटर्न दैट मनी. दैट मनी हैज टू बी रिटर्न. किन फॉर्म्स में आप रिटर्न कर सकते हैं? इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट्स में रिटर्न कर सकते हैं, या 10 साल के बाद, 5 साल के बाद उस मनी को आप रिटर्न कर सकते हैं. जो अल्ट्रा मॉडर्न एज आ गई है उसमें इलेक्ट्रॉनिक मनी. अभी जो इलेक्ट्रॉनिक मनी है ये बहुत इंटरेस्टिंग सिस्टम है. पैसा आपका है, बट ना ये पेपर फॉर्म में दिखाई देता है, ना मेटल फॉर्म में, या क्रेडिट फॉर्म में. ये आपके फोन के अंदर किसी एक एप्लीकेशन के अंदर स्टोर है.
आपके अकाउंट से कनेक्टेड है, जहां भी आपको पेमेंट करना है आपने अपना फोन निकालकर दूसरे आदमी का मोबाइल नंबर या दूसरे आदमी का क्यूआर कोड, उसकी शॉप का या उसके एस्टेब्लिशमेंट का क्यूआर कोड या बैंक अकाउंट नंबर ले करके एक मोबाइल फोन का यूज करते हुए एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में इलेक्ट्रॉनिकली मनी को ट्रांसफर कर दिया या इलेक्ट्रॉनिकली मनी का पेमेंट कर दिया और वो मनी ठीक से चैनल होकर दूसरी जगह पहुंच गया, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक मनी। तो ये एक जर्नी है रुपये की, पैसे की या करेंसी की या मनी की, जो स्टार्ट हुई एक जमाने में जब हजारों इवॉल्व हो रही थी, उस टाइम से लेकर अब तक जो अल्ट्रा मॉडर्न एज है वहां। ओरिजिन्स ऑफ मनी देखिए, कमोडिटी मनी के कुछ एग्जांपल्स यहां पर दिए हुए हैं, ये हम पिछली बार भी पढ़ चुके हैं, इसलिए आई एम जस्ट क्विकली फ्लैशिंग इट थ्रू। मेटालिक मनी, जिसमें कॉइनेज स्टार्ट हो गया सिस्टम, पेपर करेंसी, राइट, फिएट मनी शुरू होने लगा जैसे कि न्यूज़पेपर मनी, राइट, क्रेडिट मनी और बैंक मनी, the money that has been loaned to you, that has been borrowed by you from the bank or the other financial institutions, but आपको after some time वापस करना होता है। और इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग स्टेज या इलेक्ट्रॉनिक मनी, जिसमें आप विद द यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कार्ड्स लाइक डेबिट क्रेडिट कार्ड्स, राइट, और टेलीफोन कार्ड्स और your mobile phone, you are just able to make the payments or receive the money from different sources. What are the functions of money? Functions of money को हमने 3 हिस्सों में बांटा है, प्रायोरिटी को देखते हुए और सर्व को देखते हुए। किस पर्पस को सर्व करती है मनी, उसको देखते हुए और प्रायोरिटी को देखते हुए। तो प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मनी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके बगैर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, बिजनेस ट्रांजैक्शंस या अदर तरीके के ट्रांजैक्शंस नहीं हो सकते, दैट इज प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मनी। सो व्हाट आर द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मनी? मनी एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यूनिट ऑफ अकाउंट, स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट्स एंड स्टोर ऑफ वैल्यू। मनी एज स्टोर ऑफ वैल्यू, ये हमारे प्राइमरी फंक्शंस है। तो हम लोग प्राइमरी फंक्शन से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद सेकेंडरी फंक्शंस पर जाएंगे। प्राइमरी फंक्शंस पर अगर आप ध्यान देते हैं तो मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ये हमने उसकी डेफिनेशन में भी समझने की कोशिश की थी और अभी भी हम लोग समझ रहे हैं। यूज्ड टू पे फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, मनी इज यूज्ड फॉर पेइंग गुड्स एंड सर्विसेज। आप कुछ खरीदते हैं बाजार से या कोई सर्विस इस्तेमाल करते हैं, उसके बदले में पेमेंट करते हैं। सामान खरीदने, ग्रोसरी खरीदने मार्केट जाते हैं, वहां पर पेमेंट करते हैं। मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं, दैट इज अ सर्विस, उसका पेमेंट आप या तो प्रीपेड कार्ड खरीद के करते हैं, प्रीपेड अकाउंट रिचार्ज करके, या फिर पोस्ट पेड मोबाइल बिल होता है, उसका बिल आता है, आप सर्विस के लिए उसको पे करते हैं। इट ओवरकेम डबल कोइंसिडेंस ऑफ बार्टर सिस्टम। देखिए, बार्टर सिस्टम की दो बड़ी समस्याएं ये हैं कि पहला, एक कि मैं जो गुड्स लेकर के दूसरे आदमी के पास जा रहा हूं, मेरी और उसकी एक ही प्रॉब्लम हो सकती है, राइट, कि मुझको गेहूं नहीं चाहिए लेकिन मुझको जूते चाहिए। दूसरा एक कोइंसिडेंस तो ये हुआ कि जो सामान मेरे पास है वो है गेहूं और जो सामान सामने वाले के पास है वो है जूते। अब हम एक्सचेंज करने पहुंचे, जूते तो मुझे चाहिए लेकिन सामने वाले को गेहूं नहीं चाहिए। दैट इज द फर्स्ट इंसिडेंस। द सेकंड इंसिडेंस इज कि जूते और गेहूं, इनकी वैल्यू सेम नहीं है, ये दोनों आपस में कॉन्फ्लिक्टिंग है कि गेहूं 10 किलो या जूते एक जोड़ी या दो जोड़ी, ये मैं इक्वेट नहीं कर पा रहा हूं। तो ये दोनों ही प्रॉब्लम्स जो है ये सॉल्व करता है मनी। तीसरी प्रॉब्लम, इंट्रोड्यूस्ड टाइम एफिशिएंसी ऑफ एक्सचेंजिंग गुड्स एंड सर्विसेज। देखिए, टाइम एफिशिएंसी इसलिए कि आप अभी भी पेमेंट कर सकते हैं, बाद में भी पेमेंट कर सकते हैं, क्योंकि पेमेंट स्टैंडर्डाइज्ड है। ऐसा नहीं है कि आज आप एक सामान खरीद के कल पेमेंट करना चाहते हैं उसका, या आज आप किसी सामान के लिए, कोई सामान आपने आज बेचा और कल उसका पेमेंट आपको मिलता है तो पेमेंट वैल्यू खत्म हो जाएगी या खराब हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। बार्टर सिस्टम के अंदर द प्रॉब्लम वाज कि आपने ज्यादा समय तक फल सब्जी एक्सचेंज नहीं किए तो वो खराब हो जाएंगे, सड़ जाएंगे, उनकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। तो मनी ने वो टाइम एफिशिएंसी इंट्रोड्यूस कर दी। encourage division of labor, people are now specialized due to easier payment services rendered। बहुत सारे छोटे बड़े ट्रेड स्किल सेट्स अब स्टार्ट हो गए हैं, जैसे कारपेंट्री, इलेक्ट्रीशियंस, प्लम्बर्स, ये सारे काम अलग अलग तरीके से शुरू हो गए क्योंकि अब ये सारे सोर्सेस
आपको मनी अर्न करके देते हैं, और मनी स्टैंडर्डाइज्ड है। आप जो कमाते हैं, मैं जो कमाता हूं, कोई और जो कमाता है, लेबर जो कमाती है, वो सब सेम मनी है, और हम सब उसी मनी का इस्तेमाल मार्केट में करते हैं। तो ये स्टैंडर्डाइजेशन की वजह से, मीडियम ऑफ एक्सचेंज की वजह से ये पॉसिबल हुआ है। मनी एज अ यूनिट ऑफ अकाउंट, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इट इज अ कॉमन यूनिट टू सर्व द पर्पस ऑफ परचेज एंड सेल्स। कॉमन यूनिट है ये, सब लोगों के लिए एक ही तरीका है। 10 रुपए का नोट अगर मैं लेकर के मार्केट में जाऊंगा या आप लेकर के मार्केट में जाएंगे, इट इज गोइंग टू सर्व द सेम पर्पस। 10 रुपए का सामान हम दोनों को बराबर मिलेगा। 100 रुपए के नोट की वही वैल्यू सब लोगों के लिए है। एंड यूज टू कंपेयर गुड्स इन टर्म्स ऑफ मनी। अगेन, जब आप किसी भी सामान को मनी में कन्वर्ट करते हैं, तो उसका भी स्टैंडर्डाइजेशन हो गया, उसका भी यूनिटाइजेशन हो गया। 1 किलो चीनी 50 रुपए की है, एक तो वो सबके लिए एक है, राइट, दैट इज वन। सेकेंडली, 50 रुपए की वैल्यू कैसे पता चली आपको कि ये चीनी की है? ये मनी ने काम किया, यूनिट ऑफ अकाउंट, राइट। उस पर्टिकुलर अकाउंट के लिए यूनिट एस्टैब्लिश कर रही है कि 1000 ग्राम चीनी मिलेगी आपको 50 रुपए में। दैट इज द बेनिफिट दैट यू आर ड्रॉइंग आउट ऑफ कंपैरिजन ऑफ गुड्स इन टर्म्स ऑफ मनी। मनी एज अ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। देखिए, डेफर्ड का मतलब होता है रुका हुआ पेमेंट, देर से किया हुआ पेमेंट, बाद में किया हुआ पेमेंट, स्थगित किया हुआ पेमेंट। डेफर्ड का मतलब अभी नहीं, थोड़ी देर के बाद आएगा आपको। तो मनी इज यूजफुल इन द परचेसिंग ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट एज इट इज इजी टू बोरो एंड लेंड। जैसा मैंने पहले आपको बार्टर सिस्टम का एक कोइंसिडेंस का एग्जांपल दिया था, उसी तरीके से बार्टर सिस्टम में एक और बहुत इंपॉर्टेंट चेंज ये है कि अगर आप फल सब्जी रखते हैं और किसी के साथ क्रेडिट ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं, तो वो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आप मान लीजिए कपड़ा खरीदने गए, आपके पास फल सब्जी है, आपने कहा मुझे कपड़ा दे दीजिए, उसने कहा जी मेरे को और फल सब्जी चाहिए, आपने कहा 10 दिन रुक जाइए, और उन 10 दिनों में वो फल सब्जी जो आपके पास थी वो खराब हो गई। तो एक तो स्टोर नहीं कर सकते आप बार्टर सिस्टम के अंदर, दूसरा इक्वेट नहीं कर सकते। दोनों ही प्रॉब्लम्स को मनी ने सॉल्व कर दिया, क्योंकि मनी के अंदर अगर आप क्रेडिट भी लेते हैं, लोन भी लेते हैं, बोरो भी करते हैं किसी से, तो आसानी के साथ आपको वही अमाउंट, वही पेमेंट किस क्वांटिटी में करना है, कितने इंटरेस्ट पे करना है, ये कैलकुलेशन अवेलेबल आ गई है। यूनिट ऑफ अकाउंट भी है, और आपको इजी परचेज और सेल हो सकती है ऑन क्रेडिट, तो क्योंकि आप बोरो कर सकते हैं आसानी से। आपको पता है कि मैं 1 किलो चीनी आज खरीदूंगा, कल पेमेंट करूंगा या 10 दिन बाद पेमेंट करूंगा, या 100 किलो 1 क्विंटल चीनी खरीदता हूं मैं और 10 दिन के बाद पेमेंट करता हूं, तो मेरे को पता है मेरा रेट क्या है और मुझको कितनी कैपेसिटी से पेमेंट करना। मनी एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू, एक मनी की वैल्यू बहुत तेजी से या बहुत फास्ट सिग्निफिकेंटली रिड्यूस नहीं होती, खत्म नहीं होती, मनी की वैल्यू बनी रहती है, और आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं, इसकी वैल्यू लंबे समय तक वही बनी रहती है। 100 रुपए का नोट, जैसा कि मैंने बताया, उसकी एक वैल्यू है, एक स्टैंडर्ड है जो लंबे समय तक बना रहता है, एक लीगैलिटी है मनी की। नाउ कम्स द सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ मनी। क्या क्या और दूसरे फंक्शंस हैं मनी के, इसको भी हम लोग अब समझने की कोशिश करते हैं। Now, once the primary purpose of medium of exchange, store of value, unit of account, ये सर्व हो जाते हैं, तो सेकेंडरी पर्पसेस भी मनी इकोनॉमी के अंदर बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं जिनको परफॉर्म किया जाता है मनी के थ्रू। So money has a potential to influence an economy by influencing interest rates, price levels, and resources, etc. एड टू स्पेशलाइजेशन, प्रोडक्शन एंड ट्रेड। देखिए, मनी के बिना किसी भी तरीके का प्रोडक्शन, किसी भी तरीके का काम, किसी भी तरीके की स्किल अक्वायर करना, या स्किल अक्वायर करने के बाद उन सर्विसेज को रेंडर करना आसान नहीं। देखिए, हम लोग आज जिस मॉडर्न सोसाइटी में रहते हैं, एक बार सोचिए अगर 1000 साल पहले सिविलाइजेशन थी, तो वो किस तरीके की सिविलाइजेशन रही होगी, कितना स्कोप होगा उसमें इकोनॉमी का, कितने लोग एक दूसरे से इंटरैक्ट कर पा रहे हैं। आज हम एक ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी में, भूमंडलीकरण हो रखा है हम लोगों का। कैसे? क्योंकि आप यहां से बैठे यूएस फोन कॉल लगा सकते हैं, आप यहां से बैठकर एक व्हाट्सएप कॉल लगाइए, आपके कोई रिश्तेदार किसी भी जगह विदेश में है, यू कैन इजीली टॉक टू देम। व्हाई दिस हैज हैपेंड? बिकॉज देयर इज एन इन्फ्लुएंस ऑफ मनी इन द इकोनॉमी। एक स्टैंडर्डाइजेशन है मनी का, और आप देखिए किस तरह से स्टैंडर्डाइजेशन की वजह से
रुपी की वैल्यू कन्वर्ट की जा सकती है डॉलर्स में, डॉलर्स की वैल्यू कन्वर्ट की जा सकती है रुपी में, एंड सो ऑन। आप किसी भी कंट्री की करेंसी को कन्वर्ट कर सकते हैं। हर कंट्री की करेंसी इस कंट्री में अवेलेबल है, इस कंट्री की करेंसी कई कंट्रीज में अवेलेबल है। तो ये इस पूरे प्रोसेस ने हेल्प किया कि प्रोडक्शन से रिलेटेड डिफरेंट ट्रेड्स, एड्स टू ट्रेड्स लाइक बैंकिंग, वेयरहाउसिंग, स्टॉकिंग, ये सारी चीजें जो हैं ये अलग अलग तरीके से बिजनेसेस के साथ जुड़ते चले गए, एंड दिस हैज इनेबल्ड द इकोनॉमी टू प्रोग्रेस फर्दर। इन्फ्लुएंस ऑन इनकम एंड कंजम्पशन। देखिए, मनी जैसे जैसे आपके पास आता है वैसे वैसे आपकी इनकम बढ़ती है और वैसे वैसे आपका कंजम्पशन बढ़ता है, और कंजम्पशन बढ़ने का मतलब ये है कि प्रोडक्शन के ऊपर इंपैक्ट आएगा पॉजिटिव, ट्रेड के ऊपर इंपैक्ट आएगा पॉजिटिव। आप ज्यादा चीज की डिमांड करेंगे, ज्यादा लोगों के पास मनी पहुंचेगा, ज्यादा डिमांड होगी, ज्यादा कंजम्पशन के लिए डिमांड आएगी तो ज्यादा प्रोडक्शन होगा, ज्यादा प्रोडक्शन होगा तो ज्यादा ट्रेडिंग होगी, ज्यादा ट्रेडिंग होगी तो देयर विल बी डिफरेंट sections in the society which will be established for the purpose of purchase and sales of goods and services. मनी इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ मेकिंग लोन्स। मनी एक ऐसी चीज है कि आप, बैंक कैसा सिस्टम है, एक तरफ से कस्टमर्स से डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करता है, उसको स्टॉक करता है डिपॉजिट्स को मनी के फॉर्म में, और उस मनी का इस्तेमाल करता है नीडी लोगों को बोरोइंग की तरीके से, वो लोगों को लोन देता है, एडवांसेस देता है, ताकि जो नीडी पीपल है उसका यूज करके अपना कोई काम निकाल सके, एंड लेटर ऑन दे कैन आल्सो मेक पेमेंट्स बैक टू द बैंक, और मनी को इस तरीके से फ्लो करवाया जाता है। तो सेकेंडरी फंक्शन ऑफ मनी इज टू फ्लो इन द इकोनॉमी फ्रॉम वन एंड टू अनदर वेयर द मनी इज नीडेड मोर। मनी एज अ टूल ऑफ मॉनेटरी मैनेजमेंट, देयर इज नो नीड टू मेंशन, जो ये मुद्रा का काम है, ये पूरे की पूरी इकोनॉमी के अंदर एक बैलेंस बनाता है। मनी जो है पूरी इकोनॉमी के अंदर, पूरे सिस्टम के अंदर, पूरी कंट्री के अंदर एक बैलेंस बनाता है। लास्ट इंस्ट्रूमेंट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी, देखिए मॉनेटरी पॉलिसी और फाइनेंशियल पॉलिसी दो मेजर हिस्से होते हैं किसी भी इकोनॉमी को चलाने के लिए। हिंदुस्तान को चलाने के लिए या अमेरिका को चलाने के लिए, किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को सुदृढ़ करने के लिए, एडमिनिस्टर करने के लिए दो पॉलिसीज बनाई जाती हैं। मॉनेटरी पॉलिसी यानी कि मनी कंट्रोल, और फाइनेंशियल पॉलिसी, फिस्कल कंट्रोल। तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी इसलिए बोला गया क्योंकि दिस इज वन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स। मनी का कैसा फ्लो हो, कितना मनी अवेलेबल होना चाहिए लोगों के पास, सैलरीज कितनी होनी चाहिए, टैक्सेशन स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, कंजम्पशन कैसे बढ़ाया जाए, ये सब इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो मॉनेटरी पॉलिसी के तहत आते हैं, और मॉनेटरी पॉलिसी ही आपकी फिस्कल पॉलिसी को हेल्प करती है। फिस्कल पॉलिसी इज बेसिकली योर इनकम एंड एक्सपेंडिचर। मनी की वजह से इनकम, एक्सपेंडिचर, सेविंग्स है। तो ये दोनों जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी, ये एक दूसरे से रिलेटेड है। तो फिस्कल को चलाने का काम मॉनेटरी पॉलिसी करती है। मनी जनरेटेड इन द इकोनॉमी हेल्प्स इनकम, एक्सपेंडिचर एंड सेविंग्स। तो ये सेकेंडरी फंक्शंस हैं मनी के, अपार्ट फ्रॉम द फर्स्ट थ्री फंक्शंस व्हिच आर देयर इन द डेफिनेशन ऑफ द मनी। तो इसको भी आप लोगों को ध्यान देने की जरूरत है। द लास्ट पोर्शन इज कंटिंजेंट फंक्शंस ऑफ मनी, यानी इमरजेंसी फंक्शंस, या आकस्मिक, जो अचानक से ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाए, उसमें मनी क्या करती है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम यूज के हिसाब से। ठीक है, ये देखिए, ये प्राइमरी और सेकेंडरी फंक्शन से ही निकला हुआ है कि इकोनॉमी को चलाने के लिए, एडमिनिस्टर करने के लिए इकोनॉमिस्ट्स या बड़े बड़े जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं वो कुछ चीजें करते हैं, जैसे कि सबकी इनकम जोड़ दी, नेशनल इनकम बना दी, और उसके बाद पैरिटी देखी नेशनल इनकम की, एवरेज देखा नेशनल इनकम का, राइट। बेसिस ऑफ क्रेडिट सिस्टम्स इन बैंक, जो क्रेडिट सिस्टम है बैंक का, किसके पास कितना लोन है, किसने कितना लोन दिया है, कितना डिपॉजिट बैंक्स का सेंट्रल बैंक्स के पास है, इसका स्ट्रक्चर जो है ये भी मनी के थ्रू ही तय होता है। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इसी से पता चलती है कि भाई आज आपने इस साल कितना प्रोडक्शन किया, नेक्स्ट ईयर कितना प्रोडक्शन किया, जो डेल्टा है, जो डिफरेंस है, दैट इज कॉल्ड मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। तो प्रोडक्टिविटी ऑफ ईयर 1 कंपेयर्ड विद प्रोडक्टिविटी ऑफ ईयर 2 in terms of money, and how do you rate them in terms of money, measure them in terms of money? Through the indication of revenue, profits.
लिक्विडिटी ऑफ प्रॉपर्टी, आप कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, कैसे आप तय करते हैं कि आपको क्या दाम चाहिए? दैट इज व्हाट इज द वैल्यू मेजर दैट यू एम्प्लॉय फ्रॉम द मनी साइड। तो कंटिंजेंट फंक्शंस ऑफ मनी जो है वो ये 3 तरीके के फंक्शंस हम लोगों ने समझ लिए कि क्या है मनी, कैसे मनी काम करती है, राइट? इन फंक्शंस के थ्रू हमें ये भी समझ में आया है कि मनी हैज बिकम इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। इसके बिना कुछ और संभव नहीं, इसके बिना इकोनॉमी में मूव करना संभव नहीं। क्यों? क्योंकि ये स्टैंडर्डाइज्ड है, स्टोर ऑफ वैल्यू है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, कोर टू दी रूटीन लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग्स है। तो इस तरीके का एक मनी का सिस्टम होना चाहिए जिसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हो, कुछ अच्छे फीचर्स होने चाहिए इस मनी सिस्टम के अंदर। सो व्हाट आर द क्वालिटीज और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड मनी सिस्टम? तो वो कैसा होना चाहिए? जिसमें सिंप्लिसिटी हो, बहुत इजीली समझ में आए कि मनी क्या है, कितनी मात्रा में कहां पर खर्च करना है, राइट? कैपेसिटी क्या है, राइट? किस नोट कितने का है, कॉइन कितने का है, दिखाई देने में सिंपल होना चाहिए, यूज करने में सिंपल होना चाहिए मनी सिस्टम, राइट? इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी का मतलब जो चेंजेस मनी सिस्टम के अंदर समय पे होते रहते हैं, या कुछ नेचुरल हो जाते हैं बिकॉज यू आर कनेक्टेड टू द वर्ल्ड, और कुछ जो है आप खुद करते हैं आर्टिफिशियल या मैन मेड चेंजेस, उनके प्रति जो मॉनेटरी सिस्टम है या मनी सिस्टम है या मुद्रा है उसको रिस्पॉन्ड करना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कंट्री में महंगाई बहुत बढ़ी पिछले 10-15 सालों में, महंगाई काफी बढ़ी, तो मनी सिस्टम उसके हिसाब से एडजस्ट कर रहा है। ऐसा आपने मनी का सिस्टम बनाया, ऐसा मनी अवेलेबिलिटी है कंट्री में। इकोनॉमिकल, देखिए जो मनी सिस्टम है वो इकोनॉमिकल होना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान जैसे कंट्री के अंदर जिसकी आबादी 135 करोड़ से ऊपर है आज की डेट में, ऐसी कंट्री की पॉपुलेशन जो मनी का इस्तेमाल कर रही है वो अबंडेंस में है। तो आप सोचिए नोट छापने में, सिक्के बनाने में, उनके फ्लो में कितनी कॉस्ट खर्च होती होगी, कितना खर्चा सरकार को और बाकी इंस्टीट्यूशंस को आता होगा, बैंक्स को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, या जो कनेक्टेड इंस्टीट्यूशंस है जिनका काम मनी का फ्लो करवाना है, टैक्स अथॉरिटीज, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, जीएसटी अथॉरिटीज, इन सबको ये ध्यान रखना होता है कि मनी का फ्लो इकोनॉमिकल रहे, सस्ता रहे, इतना महंगा ना हो। प्राइस स्टेबिलिटी, मनी अपने आप में ऐसी होनी चाहिए कि वो प्राइस को ज्यादातर मौकों पर स्टेबल रखने की कोशिश करे। जनरल प्राइस लेवल, जब मैं प्राइस की बात करता हूं तो दिस इज कॉल्ड जनरल प्राइस लेवल ऑफ द कंट्री। किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस में कितना चेंज होता है, दैट इज व्हाट इज प्राइस लेवल। लीगैलिटी, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि किसी भी कंट्री की मनी लीगली ऑथराइज्ड होनी चाहिए उसकी गवर्नमेंट से या उसके सेंट्रल बैंक से। अगर आप ओपन मनी सिस्टम कर देंगे तो प्राइवेट पार्टीज अपना पैसा ले आएंगी, जो ज्यादा अमीर है वो पैसा ले आएगा, उसके पैसे की वैल्यू अलग हो जाएगी। आप इस कंट्री के अंदर लीगल मनी सिस्टम बंद कर दीजिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जरूरत नहीं है, एवरीबडी कैन हैव प्राइवेट मनी, तो जो बड़े और अमीर लोग हैं वो अपना पैसा ले आएंगे, तो आप इसी कंट्री के अंदर अलग अलग इकोनॉमीज का हिस्सा हो जाएंगे। हर किसी की मनी की वैल्यू अलग होगी, जो जितना अमीर है उसकी करेंसी की वैल्यू उतनी हाई होगी, गरीबों के लिए वैल्यू अलग हो जाएगी, अमीरों के लिए वैल्यू अलग हो जाएगी। लिक्विडिटी, मनी का जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है, इसको सिंप्लिसिटी और इलास्टिसिटी के साथ पढ़ना चाहिए कि द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मनी इज टू प्रोवाइड लिक्विडिटी। आसानी के साथ आप काम कर सकें, आसानी के साथ जब आपको जरूरत हो, जितनी जरूरत हो, जब आपको जरूरत हो सिंप्लिसिटी, जितनी जरूरत हो लिक्विडिटी एंड इलास्टिसिटी। 100 का भी नोट है, 50 का भी नोट है, 10 का भी नोट है, मैं इसको इस तरह से पढ़ा रहा हूं आपको ताकि आपको ये समझ में आए कि जो मनी है वो कितनी आसानी से आप यूज कर सकते हैं। आप 100 का नोट दीजिए, 50 रुपए का सामान खरीदिए, आपको 50 रुपए वापस मिलेंगे। ऐसा मनी सिस्टम नहीं है कि आप एक ऐसा नोट लेकर मार्केट में पहुंच गए जिसके अगेंस्ट खुले हैं ही नहीं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है कि लिक्विडिटी होनी चाहिए, मनी अवेलेबल होना चाहिए, दूसरा इलास्टिक होना चाहिए, चेंजेस को अडॉप्ट करने वाला होना चाहिए।
एंड द लास्ट इज फुल एम्प्लॉयमेंट। ये एक बहुत आइडियल इकोनॉमिक सिचुएशन है, फुल एम्प्लॉयमेंट, जिसके अंदर मनी जो है वो बहुत इफेक्टिवली फ्लो करता है। तो इसको ध्यान में रखने की जरूरत है कि जो फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन किसी भी इकोनॉमी में कभी भी नहीं होती, लेकिन अगर फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन होती है इकोनॉमी के अंदर, तो मनी का फ्लो सबसे आसानी से और सबसे इलास्टिक तरीके से हो सकता है। प्राइस स्टेबिलिटी सबसे आसानी से अचीव की जा सकती है। लेकिन ये एक ड्रीम सिचुएशन है इकोनॉमी में, तो कोशिश करनी चाहिए कि फुल एम्प्लॉयमेंट की तरफ बढ़ा जाए, ताकि सारे रिसोर्सेज एम्प्लॉयड हो, लगे हुए हो काम पर, प्रोडक्शन के सारे रिसोर्सेज, सारे फैक्टर्स और सारे लोग इकोनॉमी के अंदर काम पर लगे। तो जो फ्लो ऑफ मनी है वो सबसे इफेक्टिवली उस वक्त होता है। तो ये क्वालिटीज ऑफ गुड मनी सिस्टम है। इससे पहले हमने फंक्शन समझे हैं और उसका मीनिंग समझा है। इसको आप लोग पहले डिटेल में बुक से पढ़िए, समझिए कि ये क्या है। इसके बाद हम इसके नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे, जिसमें वी विल टॉक अबाउट कि किस तरह से मनी अलग अलग टाइप्स की होती है, क्या क्या तरीके होते हैं मनी के। थैंक यू।